अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल न्यूजीलैंड से हारने के बाद पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है और जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनकी प्लानिंग है, वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी है। और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने जो तारा और मीरा को लाना चाहा और उनकी परफॉर्मेंस ने भी जो कुछ दिखाया वो आपके सामने है। पाकिस्तान ये मैच कैसे हारा, कहां पर गलतियां हुई और पाकिस्तान को इन गलतियों से कैसे सीखना चाहिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान को इसमें क्या तब्दीली करनी चाहिए नंबर्स की, आज तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं आपका मेजबान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। नाज़रीन किराम, अगर कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान जो सबसे पहली और बड़ी गलती थी कि रिजवान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। हालांकि रिजवान जानता था कि हमने इसी पिच के ऊपर 353 का टारगेट जो है वो चेज किया है, लेकिन उसके बावजूद रिजवान ने यह कहा कि मैं टॉस जीतता हूं और बैटिंग करके भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं, क्योंकि आगे इनको फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी इसी न्यूजीलैंड के साथ खेलना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को जब 353 का टारगेट जो है वो भी चेज कर लिया। तो इस न्यूजीलैंड से हम इससे पहले भी कजाफी स्टेडियम में हार चुके हैं और वही प्लेयर जो हैं, केन विलियमसन की बात की जाए, डैरल मिचेल की बात की जाए और बाकी जो दीगर प्लेयर्स हैं, उन्हीं को इस दफा फिर हमारे बॉलर्स जो हैं वो आउट ना कर पाए और बुरी तरीन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान जो है वो 5 विकेटों से हार गया। नाज़रीन किराम, टॉस जीतने के बाद जब हमारी ओपनिंग बल्लेबाज सामने आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 कैच जो हैं वो फखर जमान को मिले और उस चांस में 2 कैचेस उनके ड्रॉप हुए और उसमें उन्होंने 10 रन स्कोर किए। उसके बाद सऊश किल साहब का 6 स्कोर पर 1 कैच ड्रॉप होता है और फिर वो 8 स्कोर बनाकर वापस लौट जाते हैं, जैसा कि वो पहले भी वापस लौटते रहेंगे। हालांकि उनको वापस लाया गया था कि वो टेस्ट के एक अच्छे बैट्समैन हैं, वो टेक्निक के साथ खेलते हैं और वो विकेट के ऊपर रुकेंगे, लेकिन ना जाने क्यों उनको किस चीज की जल्दी थी। भाई साहब, तुम भी उनके साथ ही हो, तुम्हारे भाई अगर यहाँ पर 12-12 ओवर अकेले दोनों खेल सकती हैं तो तुम क्यों नहीं खेल सकते? तुम भी खेलो ना 7-8 ओवर और तुम भी बाद में अपने 30-40 रन बना के कम से कम आप अपनी थोड़ी सी एवरेज तो बेहतर करो ना। तुम आते हो, पावर हिटिंग करने की कोशिश करते हो और फिर वापस लौट जाते हो, शायद आपकी कोई चाय ठंडी हो रही होती है। तो नाज़रीन किराम, उसके बाद फखर जमान के आउट होने के बाद बाबर आजम भी जो है वो उनके पीछे लौट गए। बाबर आजम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कौमी टीम जो है वो उनके साथ जुल्म कर रही है। जुल्म क्या कर रही है कि वो एक मिडिल ऑर्डर बैटर है और उसको आप ओपनिंग पे लाकर खड़ा कर रहे हैं और आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए और दफाई चैंपियन है और आप अपनी होम कंडीशन के ऊपर आपके पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है। सलमान, आपने जो पार्ट टाइम बॉलर है उनको आपने स्पिनर बना दिया। और उसके बाद अगर बात की जाए ओपनिंग की तो ओपनिंग में साइम अयूब के जाने के बाद पाकिस्तान कौमी टीम एक इतना टैलेंट इसके पास है कि इनको एक ओपनर रेगुलर नहीं मिल सका, वो ओपनर खिलाएं किसको? अब शायद इसमें अना थी, जिद थी या कोई और मामलात थे कि उन्होंने कहा कि हमने इमामुल हक को लेकर नहीं आना। हालांकि उनको इन्होंने प्रैक्टिस सेशन में बुला लिया था मुल्तान में, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको बाहर पानी पूनी ठंडा करने के लिए ही बिठाया रहा और उनको पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में शामिल नहीं किया। अब उसके बाद अगर बात की जाए बाबर आजम के आउट होने के बाद, जिस तरह बाबर आजम आउट हुआ शायद इस तरह कोई टेल एंडर भी नहीं होता और आउट होने के बाद वो मेंटली तौर पर कितना डिस्टर्ब था, साइकोलॉजिकली कितना वो डिस्टर्ब था, वो आपने देख ही लिया। अब बाबर आजम अगर एक बाद में खेलने वाली मतलब कि 10 ओवर के बाद वो एक अच्छा खेल सकता है, बॉल उसके बाद थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, बॉल जो है इन स्विंग आउट स्विंग थोड़ी सी कम होती है, मूव कम होती है। उसके बाद अगर बाबर आजम वहां पर अच्छा खेलता है तो आप क्यों नहीं उसको सेंकंड पे लेकर जाते, 1 डाउन क्यों नहीं लेके जाते, मिडिल ऑर्डर में उसको क्यों नहीं लेके आते? अब नाज़रीन किराम, उसके बाद आ जाते हैं रिजवान अली और सलमान अली आगा। 90 स्कोर की थी इनकी दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप। अब इसमें इन्होंने ओवर खेले हैं जनाब, तकरीबन वो 12 से 13 ओवर खेले। 76 बॉल जो हैं वो खेली हैं रिजवान ने और 65 बॉल्स खेली हैं सलमान अली आगा ने। और अगर इन दोनों की एवरेज की बात की जाए तो एवरेज जो है इनकी वो आई थिंक जो है वो 30 तक या 20 तक रही है और स्ट्राइक रेट जो है दोनों का 60 का रहा है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम हमेशा जो है वो वही प्लेयर सिलेक्ट करती है। जब टेस्ट की बारी हो तो उसमें हमने, जब ओडीआई की हो तो हमने टेस्ट की कर लेनी, जब 20 हो तो हमने ओडीआई की कर लेनी। अब नाज़रीन किराम, उसके बाद जनाब तैयब ताहिर आती है और तैयब ताहिर जो है वो थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कैच आउट होकर वापस लौट जाते हैं। अब नाज़रीन किराम, उसके बाद आती हैं पाकिस्तान के तारा और मीरा, जिनको लाने के लिए सिलेक्शन कमेटी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और तमाम
तमाम मीडिया का दबाव और तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तमाम एनालिस्ट की बातों को ऊपर से पुष्ट डाला और कहा कि फहीम अशरफ पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को सहारा देंगे और फहीम अशरफ जो हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे अब क्रिकेट का जो लेवल है, जो हमारा मयार है वो यहाँ तक गिर चुका है कि अब हम बीपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर उठाकर प्लेयर्स को ऐड कर रहे हैं। और 2023 के बाद फहीम अशरफ को एशिया कप के बाद अब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी में लाया गया। अब उसके बाद खुशदिल शाह की बात कर ले तो उन्होंने 300 प्लस वहां पर कर दिया और इन्होंने कहा भाई खुशदिल शाह बल्ले बल्ले, लेकिन ये भूल गए थे कि वो बीपीएल था और ये इंटरनेशनल आईसीसी का एक टूर्नामेंट है और इसमें इंटरनेशनल टीमें हैं। और यहाँ पर आकर फिर जो है वो खुशदिल शाह अगेन फेल हुए और माशाल्लाह तारा ने 18 बॉल पे पूरे 7 स्कोर किए और इस 7 स्कोर का पाकिस्तान के ऊपर जितना बड़ा कर्ज है शायद वो हम कभी भी नहीं उतार सकते, क्योंकि उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और विकेट के ऊपर वो रुका, वो अकेला लड़ता रहा, सीना तान के लड़ता रहा केविस बॉलर के सामने और उनको कहता रहा क्या तारा कुछ करके दिखाएगा। लेकिन तारा फिर एक दफा फ्लॉप हुआ और मीरा आया। मीरा को जनाब मिले जनाब 3 चांस मिलने के बावजूद उसके साथ बॉलर कहलाने वाला नसीम शाह जो है वो तो 6 लगाता रहा, बाउंड्री के पार बॉल्स को फेंकता रहा, लेकिन मीरा जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। और जनाब मीरा की अगर फहीम अशरफ साहब की बात की जाए तो इनको आप किसी भी इस वक्त क्रिकेटर के साथ जो बाहर बैठे उनके साथ इनकी कंपैरिजन कर लें या फिर शादाब खान के साथ ही कर लें तो अभी तक शादाब खान के स्टैट उठाकर देख लें और राणा साहब के उठाकर देख लें तो राणा साहब जो है इस वक्त किसी भी तरह उनकी जगह नहीं बनती। और शायद मेरे ख्याल में रिजवान ने राणा साहब को जलील करने के लिए फाइनल में ऐड करना था और खुद भी जलील होना था और इसी तरह मैच हारना था। और नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने इस मैच के हारने के बाद न जाने शायद इसमें कुछ सबक सीखा होगा और इन 2 खिलाड़ियों को तब्दील करके कोई 2 नए खिलाड़ी जो हैं वो टीम में आने चाहिए। कामरान गुलाम को इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया जो इससे पहले सेंचुरी भी कर चुका है और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका है। पता नहीं ये किस तरह फैसले होते हैं, कौन कर रहा है, कहां से फैसले आते हैं, कैसे किए जा रहे हैं और किस तरह किए जा रहे हैं, ये समझ से बालातर है। और अफसोस के साथ जो है वो पाकिस्तान जो हमेशा जो है शौकीन क्रिकेट को या अपने पाकिस्तानी फैंस जो हैं उनको डिसहर्ट कर रहा है और अजीबोगरीब फैसलों से कर रहा है। और आकिब जावेद साहब जो हैं इनको ये बाहर तो बैठे हुए भाषण दे रहे थे कि आप ऐसे कर ले ऐसे, जब इनके कंधों पे खुद जिम्मेदारी आई है तो शायद आप खुद ये भी इनके कंधे भी जवाब दे चुके हैं या फिर मामला कुछ और है। क्या यहाँ पर पर्चियां चल रही हैं या मैरिड बाई के फोन आ रही हैं, मसला क्या है? अब इस मसले का जो है वो हल निकालना होगा और आकिब जावेद को समझना होगा कि ये वही टीम है जिसने इसी पिच के ऊपर 350 रन से अबव कर लिए थे और एक दफा हम 242 पर ऑल टीम आउट हो जाती हैं और पूरे ओवर भी नहीं खेल पाती और उसके बाद उसी पिच के ऊपर बाद में न्यूजीलैंड के बैटर जो आते हैं और वो 3 बैटर जो है वो 50 करके चले जाते हैं और फिर उन्हीं बॉलर्स के उनकी बॉल जो है वो टर्न आउट भी होती है, टर्न ऑफ भी होती है, मूव भी होती है, लेकिन हमारी जो बॉल है वो ये समझते हैं कि जी ये पिच ही फ्लैट है। तो अब नाज़रीन कराम इनको फैसला करना होगा और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उनके ऊपर तनकीद तो हो रही है, अब इनको कोई रंदा फेरना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहे एसपीएन न्यूज़।